पंखुड़ी और अयन की शावर रोमांस हॉट। अब आगे। अयन पंखुड़ी को वहां से गोद में उठा के लाया और उसी होटल में बना उसकी एक वीआईपी रूम में पंखुड़ी को लाके बेड पर लिटा दिया। ये रूम अयन का था, को उसने खास उसके लिए बनवाया था, और ये जगह उसके होटल के किसी और जगह पर ही था जो किसी को पता भी नहीं चलता कि अयन का कोई प्राइवेट रूम उस होटल में है। अयन का ये रूम होटल के अंडरग्राउंड में था और कोई रूम नहीं बल्कि एक विला की तरह था। एक विला जैसा ही वो बड़ा और लिविंग रूम, बेडरूम, किचन रूम सब था। बहुत लग्जरियस और खूबसूरत थी वो जगह। कोई नहीं बता सकता कि ये जगह अंडरग्राउंड पर है। पंखुड़ी को अभी भी थोड़ा थोड़ा नशा चढ़ रखा था क्योंकि उसे विराट ने ड्रग्स जो खिला दिया था। पंखुड़ी जैसे तैसे विराट का कचुम्बर तो बना दी, पर अब उसका नशा ज्यादा चढ़ रहा था। वो गहरी गहरी सांस लेने लगी, उसको गर्मी लग रही थी। फिर अयन ने पंखुड़ी के गाल को छूते हुए प्यार से कहा, जान क्या हो रहा है तुम्हें? क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? पंखुड़ी ने जब अयन का हाथ अपने स्किन पर महसूस किया तो उसको एक ठंडक मिली। उसे अयन के टच से आराम मिल रहा था, इसीलिए उसने अयन के हाथ को पकड़ लिया और बोली, आयु तुम्हारा हाथ इतना ठंडा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पीएलजेड मुझे ऐसे ही छो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। आयु पीएलजेड मुझे टच करो। अयन जो बेहद ही नशे के साथ पंखुड़ी को देख रहा था, उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, जान मैं अभी ये कदम नहीं उठाना चाहता, मुझे मजबूर मत करो। अगर मैं आगे बढ़ गया तो खुद को मैं रोक नहीं पाऊंगा। पर पंखुड़ी की हालत खराब हो रही थी, उसकी गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। उसने अयन को अपने तरफ खींचा और अयन के होठों पर किस करने लगी। अयन भी पंखुड़ी को किस करने लगा और ऐसे ही दोनों पैशनेटली किस करते रहे। फिर अयन की होठ पंखुड़ी के पूरे जिस्म पर फिसलने लगी, जिससे पंखुड़ी को राहत मिल रही थी। वो गहरी गहरी आहें भर रही थी। पर अयन अभी आज पंखुड़ी के साथ ये सब नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो पंखुड़ी को थोड़ा प्लेजर देके रुक गया और पंखुड़ी को अपनी मदहोशी भरी आंखों से देखने लगा। अयन ने पंखुड़ी के माथे पर किस करते हुए कहा, जान मैं भी चाहता हूँ कि मैं सारी हद पार करूँ और तुम्हें अपना बना लूँ, पर आज मैं तुम्हारा इस नाजुक हालत का फायदा नहीं उठा सकता। मैं चाहता हूँ हमारा मिलन बहुत खास हो, चांद तारे हमारे प्यार का, हमारे मिलन का गवाह हो, और तुम भी अपने होश में रहो, जिससे हम दोनों की वो पल हम दोनों के जहन में छाप जाए और हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाए। पर आज वो सही वक्त नहीं है जान, पर मैं तुम्हें कुछ होने भी नहीं दूंगा। ये बोल के अयन ने पंखुड़ी को अपने बाहों में उठा लिया और वॉशरूम की तरफ ले जाने लगा। वॉशरूम का डोर अयन ने अपने पैरों से ही खोला और फिर पैरों से ही बंद कर दिया। पंखुड़ी जो अपने होशो हवास में नहीं थी, वो ऐसे ही गहरी गहरी सांस ले रही थी। फिर अयन ने पंखुड़ी को नीचे उतारा और फिर पंखुड़ी के कांपते हुए होठों को देखने लगा। ये देख अयन ने पंखुड़ी के होठों अपने उंगली से सहलाया और फिर पंखुड़ी को पैशनेटली किस करने लगा। और ऐसे ही किस करते करते अयन ने पंखुड़ी को पीछे की तरफ ले जाने लगा और पंखुड़ी को वॉल से सटा दिया। पंखुड़ी भी अयन का पूरा साथ दे रही थी। अयन ने पंखुड़ी के दोनों हाथ अपने एक हाथ में ही जकड़ लिया और पंखुड़ी के सर के ऊपर कर पंखुड़ी को किस करने लगा। उनकी किस इतनी हॉट थी कि दोनों गहरी गहरी आहें भरने लगे। फिर अयन ने एक हाथ से शावर ऑन कर दिया और शावर का ठंडा ठंडा पानी दोनों के ऊपर गिरने लगे। माहौल बहुत ही इंटेंस हो गया था, दोनों एक दूसरे में खोने लगे। शावर का ठंडा पानी पंखुड़ी को राहत दे रही थी, उसे अब थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था। फिर अयन ने पंखुड़ी के कपड़े एक ही झटके में खोल दिए और पंखुड़ी का गाउन वही फ्लोर पर सरक गया। अब पंखुड़ी सिर्फ इनरवियर में खड़ी थी। अयन ने पंखुड़ी के बी को भी खोल दिया और अब अयन के सामने पंखुड़ी के उभारे पहली बार के लिए सामने आई थी। अयन ने अपनी आंखों में मदहोशी लिए पंखुड़ी के उभारों को देखता रहा और फिर धीरे से अपनी आंखें बंद करते हुए एक उभार को अपने मुंह में भर लिया, जिससे पंखुड़ी और अयन दोनों को एक अलग ही झंझनाहट महसूस हुई। दोनों का ये सब पहली बार था, तो दोनों को ये एहसास काफी अच्छा लग रहा था। फिर ऐसे ही अयन पंखुड़ी के एक उभार को किस लीक करने लगा और अपने एक हाथ से दूसरे उभार को प्रेस करने लगा। पंखुड़ी के रोंगटे खड़े हो गए। वो अयन को रोकना नहीं चाहती थी, वो बस इस पल में खो जाना चाहती थी। फिर अयन ने धीरे धीरे अपने होठ पंखुड़ी के सीने से नीचे लाया और पंखुड़ी के पेट को चूमने लगा। अयन बहुत ही शिद्दत से पंखुड़ी को प्यार कर रहा था, पंखुड़ी को प्लेजर दे रहा था
और जिसका असर पंखुड़ी पर रहा था। शावर का ठंडा पानी और अयन का प्यार उसे होश में भी ला रहा था और वो मदहोश भी हो रही थी। पंखुड़ी का हाथ अयन के बालों को सहलाने लगा। अयन अपने जीभ से पंखुड़ी के बेली बटन को लीक करने लगा। अब पंखुड़ी ने अयन को झट से खड़ा किया और अयन को दीवार से लगा के वो अयन के होठों को किस करने लगी। फिर वो अयन के गले, उसके सीने पर किस करने लगी। पंखुड़ी ने अयन की शर्ट खोलकर उतार दिया और अब अयन का सेक्सी बॉडी पंखुड़ी के सामने आई। फिर पंखुड़ी अयन के एब्स पर अपनी उंगलियां सेडिक्टिवली लहराते हुए अयन के पूरे बॉडी पर किस करने लगी। पंखुड़ी अब और नीचे जा पाती, तभी अयन ने उसे रोक लिया और पंखुड़ी को खड़ा करते हुए पंखुड़ी के जिस्म पर बॉडी वॉश लगा दिया और अयन अब पंखुड़ी को नहलाने लगा। पंखुड़ी जो अब बिल्कुल होश में आ चुकी थी, वो अब शर्माने लगी कि वो अयन के सामने बिल्कुल बिना कपड़ों के खड़ी थी। उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसका नशा जो अभी अभी उतरा ही था, इसीलिए उसको थोड़ा चक्कर भी आ रहा था, पर वो पहले से बेटर हो चुकी थी। अयन समझ गया कि पंखुड़ी से ड्रग्स का नशा कम हो गया है, तो उसने राहत की सांस ली। नहीं तो उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी खुद को कंट्रोल करना। वो नहीं तो आज ही हद पार कर जाता, पर वो हालांकि ये करने वाला नहीं था। अयन ने अब पंखुड़ी को अच्छे से नहलाया और पंखुड़ी को फिर एक टॉवल से लपेट के फिर बेडरूम में ले आया। पंखुड़ी बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह बिना कुछ सवाल किए अयन को सब करने दे रही थी। अयन ने पंखुड़ी को बेड पर बिठाया और फिक्र करते हुए पूछा, अब तुम बेटर फील कर रही हो? पंखुड़ी ने हाँ में सर हिलाया और अयन को इमोशनल होते हुए देखने लगी। अगर आज अयन वक्त पर नहीं आता तो उसके साथ क्या होता, ये सोच सोच के ही पंखुड़ी की जान अटक रही थी। हालांकि उसने विराट को मार मार के कचुम्बर बना दिया, पर उसके बाद जो पंखुड़ी को ड्रग्स का नशा हुआ, उससे वो कैसे बचाती? वहीं अयन उसे फिक्र से देख रहा था और पंखुड़ी के आंखों से लबालब आंसू निकलने लगे। पंखुड़ी को रोता देख अयन के दिल में दर्द हुआ और वो पंखुड़ी का चेहरा अपने हाथों में भर के पूछा, क्या हुआ जान, तुम रो क्यों रही हो? पंखुड़ी को और रोना आया। अयन की प्यार भरी आवाज सुन उसने सुबकते हुए कहा, आयु, अगर आज तुम वक्त रहते मेरे पास नहीं आते तो मेरा क्या होता? ये बोल पंखुड़ी रोने लगी। उसे रोता देख अयन ने पंखुड़ी को अपने सीने में छुपा लिया और बोला, ऐसे जान, मेरे रहते तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा और तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा मैं, तुम बस मुझ पर ट्रस्ट करो। हम पंखुड़ी ने हाँ में सर हिलाया और वैसे ही पूछी, पर आयु, तुम्हें पता कैसे चला कि मैं कहाँ हूँ? और जेनी वो तुम्हें कहाँ मिली? ये सुन अयन के आंखों में बेहद गुस्सा आ गई और उसके होठों पर डेविल स्माइल छा गई। टू बी कंटिन्यूड। क्या हम वो सब फिर से कर सकते हैं? अब आगे। पंखुड़ी ने जैसे ही अयन को पूछा कि उसे कैसे पता चला कि पंखुड़ी कहाँ है, तो अयन को कुछ वक्त पहले की बात याद आ गई। आखिर हुआ ये था कि अयन को पहले ही पता चल गया था कि मास्क के पीछे वाली लड़की कोई और नहीं जेनी थी। बस वो ये देखना चाहता था कि जेनी करना क्या चाहती है, और अयन ने जेनी को दिखा के सिर्फ वाइन ग्लास को अपने होठों से लगाया। उसने पिया नहीं, पर ऐसे दिखाया जैसे उसने 2 सिप पी लिया हो। और जब उसने देखा कि जेनी ने जानबूझकर पंखुड़ी के ऊपर ड्रिंक गिराई है, तो वो समझ गया कि जेनी के दिमाग में कुछ चल रहा है। अयन बस ये देखना चाहता था कि जेनी का प्लान क्या है, इसीलिए जब जेनी लौट के आई और साथ में पंखुड़ी नहीं आई, तो अयन समझ गया कि जरूर कुछ बहुत बड़ा प्लान बनाई है जेनी ने। तो जेनी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए और जेनी के साथ कौन मिला हुआ है, ये जानने के लिए अयन ने ड्रग्स का असर होने का नाटक किया। अयन ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसके ऊपर ड्रग्स का नशा हावी हो रहा है, और अयन वैसे ही चेयर पर बैठ गया। और जेनी भी अयन के पास सेडिक्टिवली आई और अयन को उकसाते हुए बोली, क्या अयन, मैं तुम्हें प्यार करने आई हूँ और तुम मुझे दूर कर रहे हो? कोई नहीं, आज की रात हमारे नाम, यहाँ हम दोनों मजे करेंगे, और दूसरी तरफ विराट तुम्हारे पंखुड़ी के साथ। है ना मजे की बात? अब चलो, मुझसे प्यार करो, अब मुझे रहा नहीं जा रहा। पर जैसे ही जेनी ने अपनी बात खत्म की, तब अयन ने एकदम से जेनी का गला कस के पकड़ लिया और डेंजर लुक देते हुए बोला, अच्छा तो तू और तेरे उस CHTA यार का ये प्लान है?
तुम दोनों ने सोच भी कैसे लिया कि मेरे होते हुए मेरे जान पर तुम दोनों नजर भी डाल पाओगे। मैं तो यही चाहता था कि तुम दोनों रंगे हाथों पकड़े जाओ, और आज देखो कुछ शुभ अवसर आ ही गया। ये बोल के अयन ने एक बटन प्रेस किया और उसके साथ ही 5-6 गार्ड्स आ गए और जेनी को पकड़ लिया। फिर अयन ने जिस ड्रिंक में ग्लास मिलाया हुआ था वो ग्लास उठाया और जेनी के मुंह को जबरदस्ती खोलते हुए वो ड्रिंक उसे पिला दिया। जेनी तो अयन का ये रूप देख सदमे में चली गई थी कि इतनी मासूम चेहरे के पीछे अयन का ये डेंजर लुक भी छिपा हुआ है। फिर जैसे ही जेनी के ऊपर ड्रग्स का असर होने लगा तो अयन ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, मेरी जान को मुझसे छीनना चाहती थी ना तुम, लेकिन अब तो तुम और तुम्हारा वो घटिया विराट एक दूसरे में हावी होने वाले हो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। ये बोल के अयन 2 कदम पीछे हट गया और अपना फोन निकाल के उसमें पंखुड़ी का लोकेशन देखने लगा। एक्चुअली अयन ने पंखुड़ी को जो रिंग पहनाया था वो ऐसा वैसा रिंग नहीं, बल्कि वहाँ एक लोकेटर भी अयन ने रिंग में डाला हुआ था ताकि उसे पंखुड़ी कहाँ है सब खबर उसे मिलती रहे, क्योंकि वो जानता था कि विराट यूं ही चुप बैठने वाला नहीं है, वो कुछ तो जरूर करेगा। और आज ही पंखुड़ी को विराट ने ले गया था। वही जब अयन को पता चला कि पंखुड़ी कहाँ है तो उसने बिना और वक्त गंवाए वो जल्दी से पंखुड़ी के पास जाने लगा और बाकी के गार्ड जेनी को खींचते हुए पीछे पीछे ले आए। और रूम के अंदर पंखुड़ी विराट को मार ही रही थी कि तभी रूम का दरवाजा खुला और अयन और उसके गार्ड को पंखुड़ी ने देखा। यही सब याद करते हुए अयन पंखुड़ी को एक सिरे से देख रहा था। अयन को ऐसे देखते देख पंखुड़ी ने अयन के आगे अपना हाथ हिलाते हुए कहा, आयु आयु तुम क्या सोच रहे हो? अयन तब जाके होश में आया और बोला, नहीं, वो मैं सोच रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले जो हम कर रहे थे क्या वो हम फिर कंटिन्यू करें? ये सुन पंखुड़ी शर्म से पानी पानी हो गई। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और शर्माने लगी। उसे ऐसे शर्माते देख अयन ने मुस्कुरा दिया और पंखुड़ी को अपने बाहों में भर लिया। जो भी हो, आज अयन जरूर डरा हुआ था कहीं उसे देर ना हो गई हो। पर उसकी पंखुड़ी थी, कैसे ही इतना कमजोर हो सकती थी। अयन के आने तक पंखुड़ी ने खुद के लिए लड़ा और विराट को भी मार मार के अधमरा कर दिया। अयन ने फिर पंखुड़ी का सर सहलाते हुए बोला, जान अभी सो जाओ, मैं डैड को बोल दूंगा कि तुम मेरे साथ हो और सो गई हो, वो कुछ नहीं कहेंगे। पंखुड़ी ने हाँ में सर हिलाया और अयन के गाल पे एक किस करके बेड पर चढ़ के ब्लैंकेट ओढ़ के लेट गई। अयन पंखुड़ी को ऐसे रिएक्ट करते देख मुस्कुरा दिया और अपनी जगह से उठ गया। फिर वो किसी को कॉल करने के लिए थोड़ी दूरी पर आया और जय को कुछ बोलते हुए कॉल कट कर दिया। फिर अयन अपने भीगे हुए पैंट को बदल के एक शॉर्ट पहनकर आया और पंखुड़ी के साथ ही पंखुड़ी को अपने बाहों में भर के सो गया और दोनों को जल्दी ही नींद आ गई। अयन और पंखुड़ी तो एक दूसरे के साथ सुकून से सो रहे थे, पर वही विराट और जेनी का हाल बुरा हो रखा था। वो दोनों एक दूसरे को किसी जंगली जानवर की तरह नोच रहे थे और ये रात ऐसे ही बीत गई। आने वाला वक्त विराट और जेनी के लिए क्या लाने वाला था वो तो वक्त पर ही पता चलने वाला था। अगली सुबह 11 बजे विराट की नींद खुलने लगी और वो अपनी आंखें खोल देखा तो खुद को कहीं और पाके हैरान हो उठा। फिर उसने हिलने की कोशिश की तो वो हिल नहीं पा रहा था, क्योंकि जेनी उसके ऊपर पूरा लेटी हुई थी। अयन ने जब जेनी को अपने पास देखा तो वो शॉक रह गया। फिर वो हैरान और गुस्सा होते हुए उसने जेनी को धक्का दिया, जिससे जेनी सीधे बेड से नीचे जाकर गिरी। विराट को हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो पंखुड़ी के अलावा किसी और के साथ कैसे ये सब कर लिया। इस वक्त दोनों नेग्ड थे और विराट को कल रात की बात हल्की हल्की याद आने लगी और जैसे जैसे उसे याद आ रहा था अयन के लिए नफरत उसके दिल में और बढ़ रही थी। खैर, जेनी जो नीचे जाके गिरी उसके साथ ही उसकी नींद खुल गई। उसने अपने कमर को सहलाना शुरू किया और उसकी आंखें भी खुलने लगी, लेकिन जैसे ही खुद को उसने बिना कपड़ों के देखा तो उसकी चीख निकल गई और उसने उस रूम के आसपास नजर घुमा के देखा तो उसकी नजर विराट के ऊपर गई, जो उसे ही अपने खा जाने वाली नजर से देख रहा था।
फिर जेनी ने झट से बेडशीट को खींच के अपने ऊपर ओढ़ लिया और विराट को डरी सहमी होकर देखने लगी। विराट बेड से उठा और दांत पीसते हुए बिना कुछ कहे वॉशरूम में चला गया। फिर वो फ्रेश होके अपने वही कल वाली कपड़े पहन के उस रूम से जल्दी निकल गया। पर जेनी वही खड़ी रही। अयन को पाने का सपना उसका अधूरा तो रह गया ही, साथ ही विराट भी उससे अब सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था। टू बी कंटिन्यूड। कल रात क्या हुआ ये प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। अब आगे। विराट उस रूम से निकला और होटल से बाहर निकल के कार ड्राइव करते हुए वहां से तूफान की स्पीड से चला गया। वो कार ड्राइव कर रहा था और एक हाथ से अपने बालों को खींचते हुए जोर जोर से फ्रस्ट्रेशन में चिल्ला भी रहा था। विराट ने गुस्से में दांत पीस के कहा, ये अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। अयन माथुर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पंखुड़ी मेरी होकर रहेगी। कल मैं कामयाब नहीं हुआ तो क्या हुआ, आगे और भी मौके मिलेंगे। ये बोल के वो और तेज कार चलाते हुए अपने विला की तरफ चला गया। वही जेनी अपने फटे हुए कपड़े को पहनने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कल रात विराट ने उसके कपड़ों का जनाजा निकाल दिया था। अब जेनी वो कपड़े पहने तो पहने कैसे, यही सोच सोच के वो दांत पीस रही थी और उसे डर भी लग रहा था कि अयन इसके बाद उसके साथ क्या करने वाला है। जो रूप उसने कल अयन का देखा था वो सोचते हुए ही वो डर रही थी और जितना जल्दी हो सके वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी। फिर वो जैसे तैसे करके फटे हुए कपड़ों को पहन लिया और अपना मुंह ढकते हुए वहां से चुपके से निकल गई। वही अभी पंखुड़ी अयन के बाहों ने सुकून से सोई हुई थी और अयन बस पंखुड़ी को ही इत्मीनान से देख रहा था, जैसे वो कुदरत का नूर देख रहा हो। पंखुड़ी की अब नींद खुलने लगी, वो कसमसाने लगी, पर वो हिल डुल नहीं पा रही थी। ये देख वो हल्की सी अपने आंखें खोल ली और उसके आंखों के सामने अयन का हैंडसम सा चेहरा आया। फिर अयन को देखते ही पंखुड़ी के होठों पर एक मुस्कान आ गई और वो नींद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, उम्मा, आयु तुम्हारा चेहरा मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है। क्या हो गया है, मुझे जहाँ जाती हो तुम्हारा चेहरा ही नजर आता है। ये बोल वो करवट बदलने की कोशिश करने लगी। ये महसूस कर उसने अब फिर से आंखें खोली और अयन को वैसे ही अपने पास पाया। फिर पंखुड़ी ने अब अयन के चेहरे को छूते हुए देखा। जब उसके हाथों पे अयन के चेहरे का टच महसूस हुआ तब जाके उसकी नींद पूरी खुल गई और वो हैरान होते हुए बेड पर बैठ गई, क्योंकि वो अभी कल रात क्या हुआ वो सब भूल चुकी थी। ड्रग्स के नशे की वजह से उसे कुछ याद नहीं आ रहा था और गहरी नींद लेने की वजह से उसे बहुत अब फ्रेश फील हो रहा था, जिससे उसका माइंड अब प्रोसेस नहीं कर रहा था। फिर पंखुड़ी बेड पर बैठकर अयन को देख बोली, आयु तुम कब आए, और आए तो आए, अभी तक मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अगर पापा को पता चला तो वो क्या सोचेंगे? पंखुड़ी की बात सुन अयन मुस्कुराने लगा और कहा, बोल देना उनके जमाई उनकी बेटी के साथ रोमांस करने आया था। ये सुन पंखुड़ी ने मुंह बनाते हुए कहा, ओफो आयु, तुम ना बहुत बेशर्म हो गए हो। ऐसे कोई कहता है भला? एक काम करो, तुम जल्दी से यहाँ से जाओ, वरना पापा को पता चल जाएगा। ये सुन अयन ने मुस्कुराते हुए कहा, ओहो मेरी जान, तुम बस शांत हो जाओ, यहाँ कोई नहीं आने वाला, ना ही तुम्हारे पापा को कुछ पता चलने वाला है। अगर अब हम दोनों वो सब भी कर लेना तो भी हमें डिस्टर्ब करने कोई नहीं आ पाएगा। ये सुन पंखुड़ी ने शर्माते हुए कहा, छी छी आयु, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम ना बहुत गंदे हो गए हो। ये कह वो अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। ये देख अयन पंखुड़ी के ऊपर आते हुए अपनी मदहोशी भरी आवाज में कहा, अच्छा जान, तुम्हें याद नहीं आ रहा हम दोनों के बीच कल क्या हुआ? ये सुन पंखुड़ी हैरानी से अयन की तरफ देखने लगी और सोचने लगी कि ऐसा भी उन दोनों के बीच क्या हो गया। फिर पंखुड़ी का ऐसा रिएक्शन देख अयन के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गया और फिर पंखुड़ी को झट से अपनी गोद में उठा के बोला, कोई बात नहीं, चलो तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। ये बोल के अयन पंखुड़ी को वॉशरूम की तरफ ले जाने लगा। अब जाके पंखुड़ी ने अपने आप को देखा कि उसने अपने बदन पर कुछ पहना नहीं है, क्योंकि जो टॉवल अयन ने पंखुड़ी को लपेट दिया था वो तो रात को नींद में जाते ही पंखुड़ी के बदन से अलग हो चुका था। पंखुड़ी शर्म से लाल हो गई और अपना हाथ पांव चलाने लगी कि अयन उसे छोड़ दे, पर अयन उसे अब कहाँ छोड़ने वाला था। अयन ने जाके पंखुड़ी को वॉशरूम के वॉल से लगा दिया और शावर का पानी ऑन कर दिया
हल्की गुनगुना पानी उनके ऊपर गिर रही थी और अब अयन के आंखों में खुमारी छा गई थी। वो पंखुड़ी को अपने से सटा लिया और बेहद सेक्सी वॉइस में कहा, अब तुम्हें सब याद आ जाएगा जान। ये कहते हुए अयन पंखुड़ी के होठों को चूमना शुरू किया। वो इतनी इंटेंसिटी से चूम रहा था कि पंखुड़ी के दिमाग में कल की हर एक बात, हर एक लम्हा उसके जहन में साफ साफ उतरने लगा। अयन ने पंखुड़ी को बिल्कुल कल रात जैसा ही किस किया। फिर किस करते करते वो अपने होठों को नीचे की तरफ लाना शुरू किया और पंखुड़ी के एक बॉसम को अपने मुंह में भर लिया। फिर बेहद ही इंटेंसिटी से उसको लीक करने लगा। पंखुड़ी के होश उड़ गए थे। कल रात तो वो नशे में थी, पर आज वो होश में थी तो उसे हद से ज्यादा शर्म आ रही थी। पर वो अयन के साथ ही इस मोमेंट में खोटी चली गई थी। दोनों इस लम्हे को जीने लगे और अयन बिल्कुल वैसा ही किया जो उसने कल रात किया था। उसने पंखुड़ी के पूरे बदन को अपने होठों से छू लिया और पंखुड़ी गहरी गहरी सांस लेने लगी। वो ये सब पहली बार ये फील कर रही थी। उन दोनों के बीच पहले किस जरूर होता था, पर इतने हद तक वो कभी नहीं बने। पर आज जो हो रहा था ये कुछ और ही जादू सा कर दिया था दोनों के ऊपर। दोनों और एक कदम आगे बढ़ने ही वाले थे कि अयन बीच ने रुक गया और गहरी सांस लेते हुए पंखुड़ी को देखने लगा। फिर पंखुड़ी के गले को चूमते हुए अयन ने कहा, जान अब तुम्हें याद आ गया होगा ना। तब जाके पंखुड़ी होश में आई और उसने शर्मा के अपनी आंखें नीची कर ली और खुद को अयन के सीने में छुपा लिया। उसे कुछ ना बोलते देख अयन मुस्कुराया और कहा, अरे जान शर्माओ मत, ये सब तो हमारे बीच एक दिन होना ही है। अच्छा हुआ हमने कल रात हाफ ईयरली का एग्जाम दे दिया और अब बस हमें एनुअल एग्जाम देना है ना। अयन के मुंह से ये बातें सुन पंखुड़ी के होश उड़ रहे थे। फिर पंखुड़ी ने अपनी दबी हुई आवाज में कहा, आई बस करो, मुझे बहुत शर्म आ रही है। PLZ मुझे कुछ पहनने के लिए दे दो। ये सुन अयन मुस्कुराया और फिर पंखुड़ी को एक बाथरोब पहना दिया और फिर पंखुड़ी को फिर से गोद में लिए रूम के अंदर आ गया। पंखुड़ी के गाल पूरा लाल हो रखा था। वो इतनी ज्यादा ब्लश कर रही थी कि उसके दोनों गाल टमाटर की तरह लाल हो गई थी। अयन ने पंखुड़ी को बेड पर बिठाया और फिर पंखुड़ी के लिए कपड़े उसने कल ही मंगवा लिए थे तो उसने अपने हाथों से ही पंखुड़ी को कपड़े पहनाने लगा। पंखुड़ी को और शर्म आ रही थी। वो बस चुपचाप अयन जो कर रहा था वो करने दे रही थी। फिर अयन ने पंखुड़ी को मिरर के सामने बिठाया और पंखुड़ी के गीले बालों को हेयर ड्रायर से सुखाने लगा। अयन पंखुड़ी को ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो। पंखुड़ी के आंखों से आंसू बह गए। उसने पिछले जन्म में उस ठरकी विराट के लिए इतने प्यार करने वाला इंसान को जो छोड़ दिया था। पर वो साथ ही मुस्कुरा भी रही थी कि भगवान ने उसे एक मौका दिया और अपने गलतियों को सुधारने का मौका दिया। इसीलिए वो मन ही मन भगवान जी को थैंक यू कहा और मिरर से ही अयन को देखने लगी। अयन ने पंखुड़ी का बाल सुखाया, फिर कॉम करते हुए पंखुड़ी के बालों को खुला छोड़ के साइड में एक क्लिप लगा दिया। उसके बाद अयन पंखुड़ी के सामने आया। पंखुड़ी के चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाना चाहा पर पंखुड़ी के आंखों के कोने हल्की गीली थी। ये देख वो परेशान हो गया और पंखुड़ी का चेहरा थाम के फिक्र करते हुए पूछा, क्या हुआ जान, तुम रो क्यों रही हो? पंखुड़ी ने मुस्कुराते हुए अयन के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा और बोली, कुछ नहीं, मैं बस भगवान जी से थैंक यू बोल रही थी कि उन्होंने तुम्हें मेरे नसीब में जो लिखा। ये सुन अयन ने पंखुड़ी के आंखों में देखा और बारी बारी करके पंखुड़ी के दोनों आंखों के पलकों को चूम लिया। फिर वो पंखुड़ी को अपने सीने में छुपा लिया। टू बी कंटिन्यूड। पंखुड़ी का सपना। अब आगे। अयन ने पंखुड़ी को अपने सीने में छुपा रखा था, तभी अब जाके पंखुड़ी उस पूरे रूम को देखने लगी। पंखुड़ी ने तो ध्यान ही नहीं दिया कि अभी वो कहाँ है। फिर उसने अयन के सीने से अलग होके अयन से पूछी, आयु, हम अब कहाँ है? और ये आज धूप क्यों नहीं आ रहा? और यहाँ कोई खिड़की बालकनी क्यों नहीं है? ये सुन अयन ने पंखुड़ी के बात पर मुस्कुराया और पंखुड़ी का चेहरा अपने तरफ घुमा के कहा, क्योंकि हम अभी अंडरग्राउंड में है, जमीन के नीचे। ये सुन पंखुड़ी के होश उड़ गए। उसने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए अयन को देखी और बोली, आयु, तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या हम सच में अब जमीन के नीचे हैं? पर ऐसा तो लग नहीं रहा है, ये तो बिल्कुल एक महल जैसा लग रहा है। ये बोलते हुए पंखुड़ी ने पूरे बेडरूम को ध्यान से देखने लगी। वो बेडरूम तो पंखुड़ी के विला से भी ज्यादा लग्जरियस लग रहा था।
फिर पंखुड़ी में एक भौहें उठा के अयन की तरफ देखी और बोली, आयु, तुमने मुझसे और क्या क्या छुपाया है, बताओ। अयन ने पंखुड़ी को अपने बाहों में भर के बोला, अरे बाबा, ऐसा कुछ नहीं छुपाया, पर वक्त ही ऐसा नहीं आया कि मैं तुम्हें सब सच बताऊं। तो हमारे पास पूरी जिंदगी है, तुम आराम से पूछती रहना। फिलहाल के लिए अभी चलो, तुम्हें घर भी ड्रॉप करना है ना, पापा वेट कर रहे होंगे। ये बोल अयन ने पंखुड़ी को उस रूम में ही रहे एक सोफे पर बिठाया और कहा, लेकिन जाने से पहले अपना पेट पूजा कर लो, मैं नहीं चाहता मेरी जान ऐसे भूखे रहे। ये बोल उसने एक रिमोट कंट्रोल से कुछ बटन दबाए और कुछ देर बाद ही उस रूम के दरवाजे पर एक नोक हुई। फिर अयन ने दरवाज़ा खोला और वो अपने हाथ में खाना लेकर आया। वैसे भी ब्रेकफास्ट का निकल चुका था, तो अयन ने सीधा लंच ही मंगवा लिया और अयन ने टेबल पर रख एक ही प्लेट में खाना सर्व करने लगा। पंखुड़ी तो बस हैरान और परेशान होकर अयन का हर एक हरकत देख रही थी। अब तो उसे बिल्कुल यकीन हो गया था कि अयन जैसा दिखता है उतना मासूम है नहीं, पर पंखुड़ी अयन पर डाउट भी करना नहीं चाहती थी। वो जानती थी अयन उसे कभी धोखा नहीं देगा, उसे कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। फिर अयन ने पंखुड़ी को प्यार से खिलाना शुरू किया और खुद भी खाने लगा। ऐसे ही करके दोनों का खाना खत्म हो गया और फिर अयन खुद भी रेडी होके आया और पंखुड़ी को लेके बाहर की तरफ आया। उस रूम के बाहर ही लिफ्ट लगी हुई थी जो ऊपर की तरफ जाती थी। अयन पंखुड़ी को लेके लिफ्ट के अंदर गया और एक बटन प्रेस कर दिया। फिर लिफ्ट ऊपर जाने लगी। कुछ 5 मिनट बाद वो दोनों ऊपर पहुंचे और अयन पंखुड़ी का हाथ थामे लिफ्ट से निकल आया। वो लिफ्ट ऐसी जगह थी जो कोई बाहर के लोगों को भनक भी नहीं लगती थी कि ऐसा भी कोई लिफ्ट है जो सीधे जमीन के नीचे तक जाती है। फिर अयन पंखुड़ी को लेके उस सीक्रेट जगह से बाहर आया और वहां से निकाल अयन और पंखुड़ी अयन के ऑफिस के अंदर सीधे पहुंच गए। फिर अयन ने पंखुड़ी को उसकी चेयर पर बिठाया और पंखुड़ी का हैरान एक्सप्रेशन देखने लगा। फिर अयन ने पंखुड़ी से पूछा, जान बताओ, तुम क्या पूछना चाहती हो? ये सुन पंखुड़ी झेप गई। उसके मन में सवाल तो उठ रहे थे कि अयन ये सब कैसे किया, पर वो अभी पूछना नहीं चाहती थी। फिर पंखुड़ी ने अपनी बात बदलते हुए कहा, वो मुझे ये जानना था कि विराट ने आखिर किसके साथ मिलकर कल वो सब क्या था? क्या उन लोगों को पुलिस पकड़ के ले गई? अयन ने एक गहरी सांस ली और कहा, विराट जैनी के साथ मिलकर प्लान बनाया था। विराट तुम्हें और जैनी मुझे ड्रग्स देना चाहते थे, पर इन वक्त पर मुझे भनक लग गई और उनकी चाल में वो दोनों ही फंस गए। तुम उन दोनों की चिंता मत लो, मैं उन दोनों को अपने तरीके से संभाल लूंगा। तुम बस अपने सिंगिंग रिहर्सल पर ध्यान दो। ये सुन पंखुड़ी फिर से हैरान हुई और पूछी, सिंगिंग रिहर्सल? पर मेरा कोई कंपटीशन नहीं है आयु, फिर मैं रिहर्सल क्यों करूं? ये सुन अयन ने उसके डेस्क के ड्रायर से एक फॉर्म निकाला और पंखुड़ी के सामने रखते हुए कहा, तुम्हें मैं तुम्हारे सपनों को जीते हुए देखना चाहता हूँ, इसीलिए तुम इस कंपटीशन में पार्ट ले रही हो, समझी? ये बोलकर अयन ने अपनी इंडेक्स फिंगर से पंखुड़ी के माथे पर टैप कर दिया। ये देख पंखुड़ी फिर से शॉक हुई कि अयन ने ये सब कब प्लान किया, और पंखुड़ी को अच्छा भी लगा कि अयन उसे उसके सपनों को साकार करने में सपोर्ट कर रहा है, ना कि पंखुड़ी को पीछे खींच रहा है। पंखुड़ी ने उस फॉर्म को उठाया और ध्यान से पढ़ने लगी। ये स्टेट वाइज होने वाली एक कंपटीशन थी और वहां जाने माने फेमस सिंगर आने वाले थे, और सबसे जरूरी बात, पंखुड़ी की फेवरेट सिंगर श्रेया घोषाल वहां जज बनकर आने वाली थी। ये देख पंखुड़ी और एक्साइटेड हो गई। पंखुड़ी श्रेया घोषाल की बहुत बड़ी वाली फैन थी और वो अब अपने आँखों के सामने श्रेया घोषाल को देखने वाली थी। वो एक्साइटमेंट में ही अयन का हाथ पकड़ लिया और खुशी से चिल्लाते हुए बोली, ओह गॉड आयु, तुम्हें पता नहीं है आज तुमने मुझे क्या दिया है। मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए। मैं ज़रूर अच्छे रियाज करूँगी और ये कंपटीशन जीतूंगी। ये सुन अयन खुश हो गया और फिर वो बोला, और जान तुम्हें पता है ये कंपटीशन जो भी जीतेगा उसे श्रेया घोषाल के साथ एक मूवी में गाना गाने का मौका मिलेगा।
ये सुनते ही पंखुड़ी के होश फिर से उड़ गए। ये तो उसके लिए एक सपने जैसा था, और अपने आइडल के साथ अगर एक साथ गाना गाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी। इसीलिए पंखुड़ी ने ठान लिया कि उसे ये कंपटीशन जितनी ही है। अयन ने फिर कहा, ये फॉर्म मैं तुम्हें कल ही देने वाला था, पर पता ही है तुम्हें कल क्या कुछ हो गया। ये सुन पंखुड़ी ने हाँ में सर हिला दिया, और तभी उसका फोन रिंग होने लगा। ये देख पंखुड़ी अपना फोन चेक किया तो उसके पापा उसे कॉल कर रहे थे। पंखुड़ी ने घबराते हुए कॉल उठाया और उनकी एक फिक्र भरी आवाज आई, पंखुड़ी बेटा, तुम ठीक हो ना? और घर कब आ रही हो? PLZ जल्दी से घर आ जाओ। पंखुड़ी ने अपने पापा को शांत करते हुए कहा, पापा, काम डाउन, मैं घर आ ही रही थी, और हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आयु है ना मेरे साथ। उसके रहते मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। ये सुन दिलदार जी ने एक राहत की सांस ली और बोले, ठीक है, तुम जल्दी घर आ जाओ, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। फिर पंखुड़ी ने कॉल कट किया तो अयन ने कहा, तो फिर अभी चलो, नहीं तो ससुर जी सोचेंगे कि मेरा जमाई मेरी बेटी को लेके कहाँ चला गया है। ये सुन पंखुड़ी ने अयन के सीने में थोड़ा मारते हुए बोली, आयु तुम ना बहुत मजाक करने लगे हो। ये बोल वो उठी और उसके बाद अयन ने पंखुड़ी का हाथ थाम के दोनों ऑफिस से निकल गए। टू बी कंटिन्यूड। विराट का पुनर्जन्म। अब आगे। अयन और पंखुड़ी होटल से निकले और अयन ने पंखुड़ी को कार में बिठाया, फिर वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और ड्राइव करने लगा। रास्ते में अयन पंखुड़ी को अपने गोद में बिठा लिया हमेशा की तरह और ड्राइव करने लगा। फिर दोनों जल्दी ही वहां पहुंच गए। अयन और पंखुड़ी दोनों कार से उतरे और घर के अंदर जाने लगे। लिविंग रूम में ही दिलदार जी परेशान होकर बैठे थे कि उनकी बेटी कैसी है, ठीक है या नहीं। जब उन्होंने पंखुड़ी को अंदर आते हुए देखा तो फिक्र में उठ खड़े हो गए और पंखुड़ी को अच्छे से देखने लगे। अयन ने कल ही दिलदार जी को सब बता दिया था कि विराट ने क्या करने की कोशिश की थी, इसीलिए दिलदार जी डरे हुए थे, पर अयन उनके बेटी के साथ है, ये सोच वो थोड़ा शांत भी थे। पर एक बाप तो बाप ही होता है ना। अगर कोई माँ बाप अपने आँखों के सामने अपने बच्चों को सही सलामत नहीं देख लेते तो उनको चैन कहाँ आती है। पंखुड़ी अपने पापा के पास पहुंची और दिलदार जी ने झट से बेचैन होकर पंखुड़ी को अपने बाहों में भर लिया। फिर पंखुड़ी का सर सहलाकर बोले, मेरा बच्चा तुम ठीक तो हो ना? पंखुड़ी स्माइल करते हुए बोली, हाँ पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अयन के रहते मुझे कुछ हो भी नहीं सकता। ये सुन दिलदार जी ने अयन की तरफ देखा और अपना सर हिला दिया जैसे वो अयन को थैंक यू बोल रहे हो। फिर अयन ने आगे आते हुए कहा, अंकल मैं अभी चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। ये कह अयन अब पंखुड़ी को देखने लगा और पंखुड़ी ने अपना मुंह बना लिया कि उसका आयु इतनी जल्दी जा रहा है। जब अयन ने पंखुड़ी का फूला हुआ मुंह देखा तो उसने मन ही मन हंस के दिलदार जी से कहा, पर अंकल अगर मुझे टाइम मिले तो मैं रात को एक बार जरूर आऊंगा। ये सुन पंखुड़ी ब्लश करने लगी और अपने पापा की तरफ देख बोली, पापा मैं अभी रूम में जाती हूँ, थोड़ा आराम करना है। फिर वो नॉटी एक्सप्रेशन लिए अयन को देख बोली, ओके आयु तुम जाओ, अपना काम फिनिश कर लो। ये कहते हुए पंखुड़ी दौड़ते हुए अपने रूम की तरफ चली गई। जब वो गई तब दिलदार जी ने अयन से पूछा, बेटा मुझे पंखुड़ी की बहुत फिक्र हो रही थी। थैंक यू सो मच बेटा, तुमने मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखा। ये सुन अयन ने मुस्कुरा दिया और बिना हिचकिचाहट के कहा, अंकल अगर आपको मुझ पर यकीन है, अगर आपको लगता है कि मैं पंखुड़ी का ख्याल रख सकता हूँ, तो क्या आप पंखुड़ी का रिश्ता मेरे साथ कराएंगे? ये सुन दिलदार जी अयन को देखते रह गए और वो थोड़ा हंसते हुए बोले, बेटा तुम दोनों का रिश्ता मैंने पहले ही तय कर दी थी, पर अब तुम दोनों की उम्र ही क्या है, तुम भी थोड़े और मैच्योर हो जाओ, कुछ 4-5 साल बाद तुम दोनों की शादी करा दूंगा। हम दिलदार जी की बात सुन अयन ने फिर कहा, पर अंकल मैं तो इसी 3 महीने के अंदर पंखुड़ी से शादी करना चाहता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, हमारी शादी के बाद भी मैं उसे उसके सपनों को पूरा करने में पूरी हेल्प करूंगा, मैं उसको पूरा सपोर्ट करूंगा। हमारा रिश्ता उसके सक्सेस में कभी नहीं आएगी अंकल, मैं बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। आपने देखा न कल विराट क्या हरकत कर रहा था। अगर मैंने पंखुड़ी से शादी कर ली
तो वो और हिम्मत नहीं कर पाएगा। ये सुन दिलदार जी कुछ सोचते रहे, फिर उन्होंने अपना सर हाँ में हिला के बोले, ठीक है बेटा, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। मैं बस ये चाहता था कि कुछ 2-3 साल भी अगर तुम दोनों रुक जाते तो। पर कोई बात नहीं, पंखड़ी से मैं बात करूंगा। अगर उसे कोई ऐतराज नहीं तो मैं जल्दी तुम दोनों की शादी करा दूंगा। ठीक है बेटा। ये सुन अयन ने मुस्कुरा दिया और दिलदार जी ने उसे अपने गले लगा लिया। फिर अयन वहां से जल्दी ही निकल गया। वो कार में बैठा और फिर कहीं और नहीं बल्कि वो विराट के विला की तरफ गया। आज विराट को पोक करने में उसे बड़ा मजा आएगा, और यही सोचते हुए वो विराट के विला की तरफ गाड़ी घुमा दी। वही विराट जब से होटल से आया था उसने रगड़ रगड़ के अपने आप को साफ किया और एक अंधेरे कमरे में बैठा रहा और उसके पास आधी पी हुई सिगरेट की टुकड़े पड़ी थी। वो बस एक सिरे से कहीं और देख रहा था। विराट ने अपने आप से कहा, पंखुड़ी, ये मैंने क्या कर दिया? मैं इस बार भी वही गलती कर बैठा। मैं इस लाइफ में तुम्हें खोना नहीं चाहता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी पिछली लाइफ में पंखुड़ी। आई एम सो सॉरी। मुझे तुमसे माफी चाहिए। मुझे तुम चाहिए। और मैं वही गलती फिर से दोहराया। तुम्हें पाने की तलब इतनी लग गई कि मैं जैनी के साथ शामिल हो गया। ये कह विराट अपने आप में ही बात करने लगा। और इसी के साथ ये राज भी खुला कि विराट को पिछले लाइफ में क्या क्या हुआ ये सब याद था, पर कैसे? ये एक पहेली थी। विराट यूं ही अपने आप में गुम था कि तभी उस दरवाजे पर दस्तक हुई और उसके एक नौकर ने कहा, सर आपसे कोई मिलने आया है। ये सुन विराट हैरान रह गया, क्योंकि उसके मुताबिक उसका इस घर का एड्रेस किसी को पता नहीं था। विराट ने सोचा कि कौन आया होगा। ये सोच विराट ने सिगरेट फिर वही रूम में फेंकी और रूम से बाहर निकल आया। वो नीचे सीढ़ियों से उतरा और देखा कि लिविंग रूम में ही अयन बड़े से सोफे पर अपने एक पैर में दूसरा पैर डाल के एक राजा की तरह बैठा है। अयन को वहां देख विराट ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और दांत पीसते हुए दंदनाते हुए अयन के पास आया। फिर गुस्से से विराट बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुन अयन जो अपने पैरों को हिला रहा था वो अचानक रुक गया और डेविल स्माइल कर बोला, वैसे कल की रात रंगीन थी ना? कैसा लगा अपने ही चाल में फंसते हुए? ये सुन विराट ने गुस्से से दांत पीस लिया। विराट का ऐसा एक्सप्रेशन देख अयन डेविल स्माइल किया और बोला, वैसे तुम पहले भी निकम्मा थे, अब भी निकम्मा हो। अच्छा है तुम निकम्मा हो, मेरे लिए ही अच्छा है। तुम जैसे को अपने पैरों तले रोंदना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस विराट कुछ बोल ही नहीं सका। क्यों? विराट अभी अपने आप से ही लड़ रहा था। उसके दिल में पिछली लाइफ को लेके पछतावा भर गया था। उसके पास अब अयन से लड़ने के लिए कोई एनर्जी ही नहीं बची थी। क्या विराट का पछतावा यही खत्म होने वाला था? जवाब है बिल्कुल नहीं। वही दूसरी तरफ जैनी जो अपने घर से बाहर निकलकर कहीं जा रही थी, तभी किसी ने उसको पीछे से किसी ने पकड़ लिया और उसके मुंह को दबा दिया ताकि उसके मुंह से कोई आवाज ना निकले, और जेनी को वैसे ही घसीटते हुए एक कार के अंदर डाल दिया गया और कार वहां से तूफान की स्पीड से चला गया। जेनी पैनिक होने लगी। उसके साथ अचानक क्या हुआ वो समझ ही नहीं पाई। उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की और चिल्लाने की भी नाकाम कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ आधा घंटा चलने के बाद जेनी को लेके वो कार एक सुनसान जगह पर पहुंची और एक बंद फैक्ट्री के अंदर जेनी को घसीटते हुए ले गए। अब जेनी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। जेनी को 3 लोग पकड़ कर लाए थे और ये कोई गुंडे नहीं थे बल्कि किसी के गार्ड लग रहे थे। वही जेनी ने चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? उन तीनों में से एक गार्ड ने कहा, चुप, एकदम चुप, अभी मैडम आ ही रही होगी। ये बोल के एक गार्ड ने जेनी को चुप करा दिया और एक चेयर से बांध कर बिठा दिया। जेनी पूरा कोशिश कर रही थी अपने आप को छुड़ाने की, पर हर बार उसे नाकामयाबी ही मिली। तभी वहां पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी और अंधेरे को चिरते हुए वहां एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आई जो अभी मासूम बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसने अभी इस वक्त पूरा ब्लैक जीन्स और एक ब्लैक जैकेट पहन रखा था और पैरों में ब्लैक कलर की बूट। उसके बाल खुले हुए थे और अभी उस लड़की में से एक अलग ही वाइब आ रही थी। जेनी ने अपना सर उठा के देखा और जिसका चेहरा उसके सामने आया वो देख वो हैरान रह गई और उसके मुंह से सिर्फ एक नाम निकला, पंखुड़ी। और हाँ, ये कोई और नहीं पंखुड़ी ही थी और वो डेविल स्माइल किए जेनी को ही देखने लगी।
टू बी कंटिन्यूड। पंखुड़ी का डेविल लुक। अब आगे। पंखुड़ी जेनी को डेविल स्माइल किए देखने लगी। वो अभी मासूम या सबके सामने रहने वाली पंखुड़ी बिल्कुल नहीं लग रही थी। ये तो कोई डेविल क्वीन की तरह लग रही। पंखुड़ी का ऑरा ऐसा डोमिनेटिंग था कि जेनी पंखुड़ी को देखते ही डरने लगी। फिर जेनी ने पंखुड़ी से डरते हुए पूछा, पंखुड़ी तुम यहाँ क्या कर रही हो और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? पंखुड़ी धीरे धीरे कदमों से जेनी के और करीब आया और डेविल स्माइल करते हुए जेनी के चेहरे पर अपनी उंगली घुमाते हुए बोली, वो मैं देखने आई थी कि जेनी की कितनी चर्बी चढ़ गई है। जो मेरे अयन को तुमने हाथ लगाने की कोशिश की, उसे छूने की कोशिश की, तो मैं शांत कैसे रह सकती हूँ? पंखुड़ी की बात सुन जेनी बैठी बैठी कांपने लगी और डर से अपना थूक निगलते हुए बोली, देखो पंखुड़ी, हाँ मैं मानती हूँ मेरी गलती है। मैं अयन को गलत नजरिए से देखा, पर वैसा कुछ हुआ तो नहीं ना? अयन बिल्कुल ठीक है और मैं तो कल विराट के साथ थी। अयन को मैंने कुछ नहीं किया। पीएलजेड मुझे जाने दो। ये सुन पंखुड़ी ने अपने कमर से एक चाकू निकाला और जेनी के चेहरे पर घुमाते हुए बोली, ऐसे कैसे जाने दूँ तुम्हें? तुम्हारा और मेरा हिसाब बहुत पुराना है जो तुम्हें चुकाना है। ऐसे ही मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ? फिलहाल के लिए मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा नहीं करूंगी, पर हाँ तुमने मेरे अयन को जिस उंगली और हाथ से छुआ था, वो हाथ में जरूर तुमसे अलग कर दूंगी। ये सुन जेनी हैरान रह डर ने उसको पूरी तरह जकड़ लिया। जेनी रोते हुए बोली, पीएलजेड पंखुड़ी मुझे जाने दो, मैं अब कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी, विराट को भी छोड़ दूंगी। वैसे भी विराट और मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है, तो पीएलजेड मुझे जाने दो। जेनी जोर जोर से रोने लगी। जेनी का रोना सुन पंखुड़ी जोर जोर से डेविल की तरह हंसने लगी और वो बोली, ना 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 जेनी डार्लिंग, तुम अपना हिसाब चुकता करे बिना नहीं जा सकती। बोलो किस हाथ से तुमने अयन को छुआ था? जेनी की बोलती बंद हो गई। वो बस डरते हुए कांपने लगी और नीचे देखने लगी। फिर पंखुड़ी ने चिल्लाते हुए पूछा, बोलो, नहीं तो अपने दोनों हाथ गंवाने के लिए रेडी हो जाओ। ये बोल के पंखुड़ी ने अपने आदमियों को इशारा किया तो एक आदमी उसके हाथ में एक तलवार लेकर आया और जेनी के करीब बढ़ने लगा। ये देख जेनी ने कहा, नहीं नहीं मैं बताती हूँ, रुक जाओ। ये बोल वो बेहिसाब रोते हुए बोली, बस मेरे राइट हैंड के 3 उंगलियां अयन से टच हुई थी, बाकी कुछ नहीं। मुझे जाने दो पंखुड़ी, जाने दो। ये सुनते ही पंखुड़ी ने उस आदमी इशारा किया और जेनी के राइट हैंड के 3 उंगलियों को काट के फेंक दिया। इसी के साथ जेनी की दर्द से भरी चीख वहां बंद फैक्ट्री में गूंज गई और उंगली को काटते ही कुछ खून के बूंदे पंखुड़ी के चेहरे पर गिरी। पंखुड़ी जेनी को नफरत से देखते हुए बोली, इस बार तो तुम्हें छोड़ रही हो, अगर अगली बार मेरे नजरों के सामने भी आई ना, तो तुम्हारा ये सर धड़ से अलग करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, और वैसे भी पुराना हिसाब अभी भी बाकी है। ये बोल पंखुड़ी ने अपने हाथ से उन खून के बूंदों को साफ किया और वहां से निकल गई। जेनी बस अपनी आंसू भरी आंखों से पंखुड़ी को दूर जाते हुए देखने लगी। उसे आज पंखुड़ी के रूप में साक्षात यमराज दिख रहे थे। वही पंखुड़ी वहां से निकलते हुए अपने गाड़ी में बैठी और कार ड्राइव करने लगी। उसने मन में सोचा, मैं पास्ट को फिर से दोहराने नहीं दूंगी। इस जन्म में जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसको ऐसे ही मैं सजा दूंगी, या इससे भी ज्यादा बुरा कुछ करूंगी। अब मैं वो पंखुड़ी नहीं रही जो मासूम, डरी, सहमी हुआ करती थी। पिछले जन्म में मेरे मौत के साथ साथ मेरी पर्सनैलिटी भी मर गई थी। अब इस जन्म में जो पंखुड़ी है वो है डेविल क्वीन पंखुड़ी, और मैं किसी गुनहगार को नहीं छोड़ने वाली। ये सोच पंखुड़ी ड्राइव करने लगी। वो जानती थी कि अयन रात को उसके पास जरूर आएगा, इसीलिए वो बस जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी और विराट से बाद में लिपटने के बारे में सोची और स्पीड से कार चलाने लगी। वही अयन और विराट एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। विराट ने अयन को घूरते हुए कहा, अयन, मेरे और पंखुड़ी के बीच से हट जाओ। वो मेरी है, वो मुझसे प्यार करती है बचपन से, तो तुम अपना वक्त जाया मत करो। मेरी बात मानो और अपना रास्ता नापो। अयन डेविल स्माइल कर कहा, पंखुड़ी अब मुझसे प्यार करती है और तुम्हें मैं डेडलाइन याद दिलाने आया था कि बस 3 महीने बाकी रह गए। तुम्हें अपना वादा याद तो है ना?
ये बोल अयन टेढ़ी स्माइल करने लगा और वहां से सिटी बजाते हुए निकल गया। अयन के जाते ही वहां एक सायरन बजा। विराट समझ ही नहीं पाया कि हो क्या रहा है। वहां उसने देखा कि अयन जहां बैठा था वहां एक रिमोट है। विराट ने क्यूरियोसिटी से इस रिमोट के पास गया और अपनी आंखें छोटी कर देखने लगा कि ये क्या चीज है। जैसे ही विराट ने वो रिमोट उठाया तभी वो रिमोट ब्लास्ट हो गया और विराट के दोनों हाथ जल गए। बाहर अयन अपने कार से टिककर खड़ा था और डेविल स्माइल कर रहा था। उसे सिग्नल मिल गई थी कि उसका वो रिमोट ब्लास्ट हो चुका है। इसका मतलब वो बखूबी समझ गया कि वो विराट के हाथ में ही ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि वहां ऐसी बॉम्ब फिट किया गया था जो किसी के छूने से ही वो ब्लास्ट हो जाए। फिर अयन डेविल स्माइल किए कार में बैठा और ड्राइव करते हुए खुद से कहा, विराट आहूजा, तुमने मेरे जान को छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सजा कैसे नहीं देता। जिस हाथ से तुमने उसे छुआ लो मैंने तुम्हारा वो हाथ ही जला दिया। ये बोल वो डेविल स्माइल किए स्पीड से कार चलाया और अपने विला की तरफ जाने लगा। विराट जल्दी ही विला पहुंच गया। अभी वक्त भी बहुत हो गई थी। उसने जल्दी से शावर लिया और अच्छे से एक कैजुअल ड्रेस अप करके फिर से कार में बैठा और वहां से निकल गया। रास्ते में वो एक शॉप के पास रुका और कुछ काजू कतली और डार्क चॉकलेट और रसमलाई लेके फिर एक गुलाब का बुके लेके वो फिर से कार में बैठा और पंखुड़ी के घर के लिए निकल पड़ा। आधे घंटे बाद वो पंखुड़ी के घर पहुंचा और सारी चीजें लेके वो मैन डोर के पास पहुंचा। अयन ने जैसे तैसे घर की बेल बजाई क्योंकि उसके हाथ में सामान जो था। आशा जी ने जल्दी से दरवाजा खोला और विराट ने आशा जी से प्यार से ग्रीट करके वो अंदर की तरफ आ गया। लिविंग रूम में ही दिलदार जी और पंखुड़ी टीवी देख रहे थे। फिर वहां अयन आया तो पंखुड़ी बहुत खुश हो गई। वो स्माइल करते हुए अयन को देखने लगी। अयन सोफे के पास पहुंचा और अयन को देख दिलदार जी ने कहा, अरे अयन बेटा, बैठो बैठो, खड़े क्यों हो। अयन मुस्कुराते हुए बैठा और फिर दिलदार जी के तरफ काजू कतली का डिब्बा आगे बढ़ा के बोला, अंकल ये आपके लिए, आपको काजू कतली बहुत पसंद है ना। दिलदार जी तो काजू कतली देखते ही खुश हो गए। सच में उनको काजू कतली बहुत पसंद थी। उन्होंने तुरंत अयन से डिब्बा लिया और ओपन करते हुए बोले, इसकी क्या जरूरत थी अयन बेटा, फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये बोल उन्होंने एक पीस उठा के खा ही लिया। सच में दिलदार जी काजू कतली देखते ही एकदम बच्चे बन जाते थे। उनका एक्सप्रेशन देख पंखुड़ी जोर जोर हंसने लगी। फिर अयन ने आशा जी को रसमलाई का डिब्बा देके बोली, आशा आंटी आपकी फेवरेट रसमलाई। ये सुन आशा जी ने भी तपाक से रसमलाई का डिब्बा ले लिया और अयन को थैंक यू बोली। और आशा जी को रसमलाई बहुत पसंद थी। रसमलाई का नाम सुनते ही उनके मुंह में पानी आने लगा। और लास्ट में अयन ने पंखुड़ी को उसका फेवरेट चॉकलेट और फूलों का बुके दिया, जिसे देख पंखुड़ी बहुत खुश हो गई और वो एक्साइटमेंट में अयन के गले लग गई। दिलदार जी जो वहां बैठे थे उन्होंने काजू कतली खाते हुए जानबूझकर अपना गला साफ कर लिया तो पंखुड़ी शर्माते हुए अयन से अलग हो गई। टू बी कंटिन्यूड। किचन रोमांस। अब आगे। पंखुड़ी और अयन एक दूसरे से अलग हो गए और तभी दिलदार जी बोले, आशा जाओ, बढ़िया सा हम सब के चाय लेकर आओ, काजू कतली के साथ खाने में मजा ही आ जाएगा। ये सुन आशा जी ने हाँ कहा और किचन की तरफ चली गई। पंखुड़ी भी वही सोफे पर बैठ गई और चॉकलेट का रैपर खोल के चॉकलेट खाने लगी। तभी अयन ने गला साफ कर कहा, अंकल मैं वो आपसे ये कहना चाहता था कि क्या हम एंगेजमेंट की डेट निकाल ले। ये सुन पंखुड़ी जो चॉकलेट खा रही थी उसका हाथ बीच में ही रुक गया और वो टुकुर टुकुर अयन को देखने लगी। फिर दिलदार जी ने पंखुड़ी को एक नजर देखा और पूछा, पंखुड़ी बेटा, क्या तुम्हें अभी अयन से एंगेजमेंट करने में कोई प्रॉब्लम है। अगर तुम अभी तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं, कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा, बस अपनी मर्जी बताओ। ये सुन पंखुड़ी ने सोचा कि कहीं उसके पापा बात को टाल ना दे तो वो जल्दबाजी में बोली, नहीं नहीं पापा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं रेडी हूँ। ये बोल वो शर्माते हुए नीचे देखने लगी। पंखुड़ी की बात सुन दिलदार जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, फिर अगर तुम दोनों राजी हो तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है, मुझे बस तुम दोनों की खुशी से मतलब है। बेटा मैं कल ही हमारे पंडित जी से बात करता हूँ और तुम दोनों की कुंडलियां दिखा के एक शुभ मुहूर्त निकलवाता हूँ। ये सुन पंखुड़ी ने हाँ में सर हिला दिया और अयन भी मुस्कुराने लगा और अब उसकी नजर पंखुड़ी पर इंटेंस होने लगी
क्योंकि पंखुड़ी अपने पूरे होठों पर फैलाकर चॉकलेट खाने लगी। ये देख अयन का गला सूखने लगा। वो अभी इसी वक्त पंखुड़ी के लिप्स से सारा चॉकलेट खा जाना चाहता था, पर वो अभी ऐसा कर नहीं सकता था। फिर कुछ ही देर में वहां आशा जी सबके लिए चाय लेकर आई और कॉफी टेबल पर रख दी, और आशा जी ने साथ ही प्लेट में अयन के लाए हुए काजू कतली और रसमलाई भी लेकर आई। अयन ने ये देख कहा, अंकल और आशा आंटी, ये सब तो मैं आप लोगों के लिए लाया था। ये सुन दिलदार जी ने कहा, बेटा हम कहाँ अकेले अकेले ये खा पाएंगे, इसीलिए हम सब मिलकर खाएंगे। लो चाय लो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। ये बोल वो अपना चाय का कप उठा लिया और आशा जी वही खड़ी थी तो पंखुड़ी बोली, आशा आंटी आप क्यों खड़ी है, बैठिए ना और चाय पीजिए। ये बोल पंखुड़ी आशा जी को उसके पास ही सोफे पर बिठा दी और सब चाय पीने लगे। फिर दिलदार जी ने आशा जी को देख कहा, आशा तुम्हारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आने वाली है। मैंने ये डिसाइड किया है कि पंखुड़ी और अयन की सगाई में जल्दी ही करा दूं, तो तुम्हें कुछ तैयारियां देखनी होगी। आज पंखुड़ी की माँ होती तो बहुत खुश होती। खैर वो अब नहीं है। पंखुड़ी तुम्हें अपनी माँ जैसी ही समझती है, तो उसे अगर कुछ समझ में ना आए तो तुम उसे समझा देना। दिलदार जी की आंखें हल्की सी नम होने लगी। उनको अपनी वाइफ की याद आ रही थी। फिर पंखुड़ी ने बात को बदलते हुए कहा, आशा आंटी चलिए आज ना आप एक अच्छी सी डिनर बनाइए इस खुशी में। ये बोल वो आशा जी को हक कर लिया। फिर आशा जी ने हाँ में सर हिलाया और किचन की तरफ चली गई। वहीं पंखुड़ी के होठों पर जो चॉकलेट लगी थी वो साफ करने के लिए किचन की तरफ ही जाने लगी। वहीं पंखुड़ी को जाते देख अयन ने बहाना बनाते हुए दिलदार जी से कहा, अंकल मैं अभी हाथ धोकर आया। ये बोल अयन पंखुड़ी के पीछे पीछे चल पड़ा और पंखुड़ी किचन में जा पाती तभी अयन ने पंखुड़ी को पीछे से बाहों में भरा और उसे वहां से एक कॉर्नर में ले गया और पंखुड़ी को वॉल से सताते हुए पंखुड़ी को और वक्त दिए बिना अयन पंखुड़ी के होठों को लीक करने लगा। अयन का दिल कब से बेचैन हो रखा था, अब जाके उसे चैन आया और वो बेतसा चूम के पंखुड़ी के होठों से सारा चॉकलेट साफ करने लगा। पंखुड़ी अभी भी अपनी जगह फ्रिज होके खड़ी रही। उसे नहीं लगा था कि अयन ऐसे अचानक आ जाएगा। फिर अयन पंखुड़ी से अलग हुआ और अपना सर पंखुड़ी के सर से जोड़ते हुए बोला, जान अब जाके मुझे चैन मिला है। मैं कब से तुम्हें किस करना चाह रहा था। फिर अयन पंखुड़ी के होठों को देख बोला, और तुम्हारे ये होठ ये मुझे दीवाना कर रही है, और तुम ना मेरे सामने ही ऐसे चॉकलेट खाओगी, कहीं और नहीं तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। ये बोल वो पंखुड़ी को गले लगा लिया। फिर अयन ने कहा, ठीक है मैं अभी अंकल के पास जाता हूँ, हमें कुछ डिस्कस भी करना है। तुम जाओ आशा आंटी की थोड़ी हेल्प कर दो। ये सुन पंखुड़ी ने हाँ में सर हिलाया और अयन पंखुड़ी के माथे पर किस किया और वापस लिविंग रूम में चला गया। अब पंखुड़ी कुछ देर वैसे ही खड़ी रही। उसका दिल ट्रेन की रफ्तार से तेज दौड़ रही थी। फिर उसने 2-3 गहरी सांस ली और किचन की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ विराट का जो हाथ जल गया था, उसके बाद वहां उसके पापा आए और विराट के जले हुए हाथ को देख वो पैनिक होने लगे और उन्होंने ही विराट को जल्दी से हॉस्पिटल ले गए। विराट को इमरजेंसी में एडमिट किया गया और उसका ट्रीटमेंट शुरू किया गया। विराट को जैसे होश ही नहीं था। एक तरफ उसके दिमाग में कई जंग चल रही थी, वो कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, और अब उसके साथ जो भी हुआ इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको पास्ट की बात इतना हॉन्ट कर रही थी कि अगर वो अभी मर भी गया तो उसे कोई दुख नहीं होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ जेनी को पंखुड़ी के आदमी हॉस्पिटल के बाहर फेंक के चले गए। वो डर से तभी बेहोश हो गई थी, और जब वहां हॉस्पिटल के एक वार्ड बॉय ने देखा तो जेनी को जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर ले गया और उसको एडमिट करा गया। वहीं आशा आंटी और पंखुड़ी मिलकर डिनर बनाने लगी। पंखुड़ी को ज्यादा कुछ तो नहीं आता था, पर हाँ वो आशा आंटी को सब्जी काट कर दे रही थी और उनसे बातें कर रही थी। पंखुड़ी का दिमाग अभी भी जेनी और विराट पर अटका हुआ था। वो दोनों को सजा देना चाहती थी,
जेनी को तो उसने सजा दे दिया, अब पंखुड़ी का मन विराट को सजा देने का कर रहा था। पंखुड़ी अपने मन में ही कुछ प्लान बनाने लगी और आशा जी के साथ बात करते हुए डिनर प्रिपेयर करने लगी और कुछ ही देर बाद डिनर रेडी हो गया और आशा जी खाना टेबल पर लगाने लगी। दिलदार जी, अयन और पंखुड़ी चेयर पर बैठ गए और आशा जी उनको खाना परोसने लगी। सबको खाना परोसने के बाद पंखुड़ी ने कहा, आशा आंटी आप भी बैठिए और हमारे साथ खाना खाइए, हमें कुछ जरूरत पड़ी तो हम खुद से ले लेंगे। आशा जी को अच्छा नहीं लग रहा था, पर जब अयन और दिलदार जी ने इंसिस्ट किया तो आशा जी भी बैठ गई और उनके साथ ही खाना खाने लगी। पंखुड़ी खाना खाते हुए उन तीनों को सुकून से देख रही थी। उसे अब ये घर पूरा लग रहा था और सब उसके अपने खुश थे। पंखुड़ी को और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। वो बस मन ही मन भगवान से प्रे कर रही थी कि उनकी खुशियां हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे। टू बी कंटिन्यूड। अयन नंगो पंगो बटा विराट को एड्स हुआ। अब आगे। ऐसे ही एक वीक बीत गया और इसी एक हफ्ते में पंखुड़ी फिर से अपने डैड के साथ ऑफिस जाने लगी और बहुत सारी चीजें सीखने भी लगी। साथ ही वो अपने सिंगिंग रिहर्सल भी कर रही थी। 5 दिन बाद उसका सिंगिंग प्रोग्राम था। साथ ही वो रोज सुबह जल्दी उठ के सेल्फ डिफेंस सीखती, प्रैक्टिस करती, जिम करती, जिससे पंखुड़ी के कर्व्स अब और भी ज्यादा शेप में आ गए थे। अब वो एकदम बोल्ड लगती थी। स्मार्ट, बोल्ड, खूबसूरत, कॉन्फिडेंस, एविल, इनोसेंट, सब गुण अब पंखुड़ी में आ चुकी थी। उसी तरह एक साथ वो उसका दिमाग बहुत शार्प हो गया था। एक सिरे से कहा जाए तो अयन से कदम मिला के चल सकती थी अब पंखुड़ी। अब उसे कोई भी मात नहीं दे सकता था। ऐसे ही एक वीक बीत गए और दिलदार जी ने पंडित जी से बात करके सगाई की मुहूर्त भी निकलवा ली थी। सगाई की डेट नेक्स्ट वीक मतलब होने वाला था और तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। दिलदार अवस्थी की एक लौटी बेटी की सगाई थी और अयन माथुर पूरे बिजनेस वर्ल्ड का मालिक की सगाई थी, तो सगाई ऐसे कैसे सिंपल होने वाली थी। पूरे शहर को ही न्योता दिया गया था। वहीं अभी पंखुड़ी जस्ट ऑफिस से आई, थकी हरी आके लिविंग रूम में फेल के सोफे पर बैठ गई। अब वो जैसे बैठी थी, कोई देखता तो हंस हंस के पागल हो जाता। और ऐसे ही वो सोफे पर बैठते ही नींद में चली गई। दिलदार जी को थोड़ा वक्त लगने वाला था आने में। पंखुड़ी अपने ड्राइवर के साथ ही लौट आई। वहीं आशा जी आई और पंखुड़ी के पैर से सैंडल निकाल के उसे अच्छे से सोफे पर लिटा दिया। सच में आशा जी पंखुड़ी से अपनी बेटी जैसे प्यार करती थी। वहीं जेनी और विराट का हाल ऐसा था कि वो दोनों अभी भी हॉस्पिटल पर ही एडमिट थे। उन दोनों को एक अजीब बीमारी ने पकड़ लिया था और ये शायद उन दोनों का पिछले जन्म के कर्म का ही अंजाम था। जेनी और विराट को एड्स हो गया था। जब दोनों का इलाज करने के लिए लाया गया तो डॉक्टरों को उनके ऊपर डाउट हुआ कि उनके शरीर में जरूर कुछ प्रॉब्लम है। तो जब अच्छे से चेकअप किया गया तो पता चला कि दोनों एड्स से इन्फेक्ट हो गए थे। और जब अच्छे से दोनों के बॉडी को एग्जामिन किया गया तो पता चला जेनी के बॉडी में एड्स पहले से था। और जब उस दिन विराट और जेनी ने रात बिताई थी, उसी दिन विराट के बॉडी में एड्स एंट्री किया। जब विराट को ये बात पता चली कि वो एड्स जैसे बीमार से इन्फेक्ट हो चुका है, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके सर पर पूरा आसमान ही गिर गया हो। उसे अभी कुछ ही दिन पहले ही तो पिछले जन्म की बात याद आई थी और वो अपने गलतियों को सुधार सके उससे पहले ही भगवान ने उसे ऐसी सजा दी जो शायद ही वो अब बच सकता था। जेनी के फैमिली वाले ने जेनी को जैसे अनाथ ही कर दिया था। वो लोग उसे देखने भी नहीं आते थे। जेनी वैसे ही हॉस्पिटल पर परी परी अपने किस्मत को कोसने लगी। वही विराट अब एक जिंदा लाश की तरह ही हो गया था। उसे अपने पिछले जन्म की वो बात याद आई जब उसने पंखुड़ी को एड्स के इंजेक्शन लगा के इन्फेक्ट किया था और उसके इलाज के लिए भी कोई पैसे नहीं देता था। ये सब याद आते हुए विराट के आंखों से आंसू बह निकली। वो इतना पछता रहा था कि वो अभी जाके पंखुड़ी के सामने गिर गिर के उसके पैर पकड़कर माफी मांगना चाहता था।
माफी तो बहुत छोटी थी उसके गुनाहों के सामने। पर विराट पंखुड़ी से अपने गलतियों की सजा पंखुड़ी से मांगना चाहता था। वो ऐसे ही बेड पर पड़ा रहा और तभी उसके वार्ड में उसके पापा आए। विराट के पापा आए और विराट के पास बैठ गए। फिर उन्होंने विराट का सर सहलाकर कहा, पंखुड़ी की सगाई होने वाली है नेक्स्ट वीक को। क्या तुम उसकी सगाई अटेंड करने जाओगे? ये सुन जैसे विराट होश में आया, उसने हैरान होते हुए अपने पापा को देखा और कहा, पापा ये आप क्या कह रहे हैं? पंखुड़ी की सगाई? इतनी जल्दी? और किससे? हालांकि विराट जानता था कि कौन हो सकता है, फिर भी अपने तसल्ली के लिए उसने पूछ लिया। विराट के पापा ने कहा, अयन माथुर। ये सुन विराट ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिल में हजारों चाकू चलने लगी, उसे बहुत दर्द होने लगा। फिर उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा के कहा, पापा अब आप जाइए और कल आइएगा मेरा डिस्चार्ज कराने। अब जो भी ट्रीटमेंट होगी घर से ही होगी। फिर विराट के पापा वहां से चले गए। अब विराट जब अब कुछ काम नहीं कर पा रहा था तो उसके सारे सेविंग्स भी खत्म हो रहे थे। उसने नहीं सोचा था कि उसे ये बीमारी लग जाएगी। उसने तो सोचा था वो बहुत पैसे कमाएगा, अंडरवर्ल्ड का डॉन बनेगा और पंखुड़ी को अपनी रानी बनाकर रखेगा। फिलहाल उसका कोई भी सपना पूरा होने से रहा। वहीं दूसरी तरफ रात के 8 बज गए थे और दिलदार जी और अयन आज साथ ही घर आ गए। दोनों को एंगेजमेंट को लेके कुछ और डिस्कशन करना था। गेस्ट से लेकर डेकोरेशन, खाने पीने का इंतजाम, अंगूठी, ड्रेस, ये सब डिसाइड करना था। जब दोनों लिविंग रूम तक पहुंचे तो दोनों ने देखा कि पंखुड़ी सोफे पर ही सुकून से सो रही है। ये देख दोनों के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। दोनों आए और पंखुड़ी को देखने लगे। फिर अयन ने दिलदार जी को देख कहा, अंकल मैं पंखु को उसके रूम में सुला कर आता हूँ, हम बात करेंगे तो कहीं उसकी नींद खराब ना हो जाए। दिलदार जी ने कहा, हाँ जाओ, मैं भी फ्रेश हो लेता हूँ, तुम भी चाहो तो फ्रेशन अप हो लेना, जाओ। ये बोल दिलदार जी अपने रूम के तरफ बढ़ गए और अयन पंखुड़ी को जुनून के साथ देखते हुए अपने गोद में उठा लिया और पंखुड़ी के रूम तक जाने लगा। पंखुड़ी ने नींद में ही अयन के गले में अपने दोनों हाथ लपेट लिए, जिसे देख अयन हंस पड़ा। अयन ने पंखुड़ी को बेड पर लिटाया और पंखुड़ी के चेहरे पर आए हुए बालों को हटाते हुए कहा, जान, हम बहुत जल्द एक होने वाले हैं और देखो ना, भगवान भी हम पर मेहरबान है, तुम्हारे दुश्मनों को उनकी सजा दे भी दी। मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, या शायद भगवान जी यही चाहते थे कि मैं उन पापियों के खून से अपने हाथ गंदा ना करूं। जान, बहुत जल्द हम एक हो जाएंगे, उसके बाद हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर पाएगा। उसके बाद शुरू होगा अयन और पंखुड़ी की एक नई दास्तान। ये बोल अयन ने पंखुड़ी के माथे पर किस कर लिया। फिर अयन ने सोचा कि वो शावर ले ले, क्योंकि वो हमेशा ऑफिस से आने के बाद सीधा शावर लेता था और अब भी उसको शावर लेने का मन कर रहा था। वहीं अब उसने अपने असिस्टेंट जय को कॉल किया और कहा कि वो उसके लिए कुछ कैजुअल से कपड़े ले आए। फिर अयन जय को ऑर्डर देने के बाद वो पंखुड़ी का क्लोसेट खोला और उसमें वो टॉवल ढूंढने लगा। क्लोसेट में पंखुड़ी के कपड़े भरे पड़े थे। अयन टॉवल ढूंढते ढूंढते उसका हाथ पंखुड़ी के बीरा और पैंटीवाए से भी टच हो रहा था और ऐसे ही टॉवल निकलते हुए उसके हाथ में टॉवल के साथ पंखुड़ी का बीरा भी उसके हाथ में आ गया। ये देख अयन थोड़ा डर सा गया, क्योंकि उसने सोचा अगर उसे किसी ने देख लिया तो उसके बारे में क्या सोचेगा। फिर अयन बीरा को वापस रखते हुए अयन बोला, छी छी अयन, क्या सोचेंगे किसी ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो। उसे टॉवल मिला और क्लोसेट बंद करके वो वॉशरूम में चला गया। अयन सब कपड़े उतार के शावर के नीचे खड़ा हो गया। फिर वो बॉडी वॉश लेके पूरे अपने गठीला शरीर में लगाने लगा। वो शावर जेल लगा ही रहा था कि तभी पंखुड़ी वहां अपने आंखें मलते हुए आई। जब उसने अयन को वॉशरूम में नंगू पंगू देखा तो उसकी जोर से एक चीख निकल गई। टू बी कंटिन्यूड। अयन की चैलेंज। अब आगे। जैसे ही पंखुड़ी ने अयन को नांगू पंगू देखा तो उसकी चीख निकल गई। बेचारी अभी उठ आई थी और आते ही अयन का हथियार देख लिया।
पंखड़ी जल्दी से पीछे घूमी और बोली, ओफो आयु, दरवाज़ा तो लॉक कर लेते। ऐसे कोई नहाता है क्या? ये सुन अयन ने टेढ़ी मुस्कान किया और पंखड़ी के पीछे रुक गया। फिर पंखुड़ी के गले में गरम सांस छोड़ कहा, अपनी ही बीवी से कैसा शर्माना। और मैं डोर क्यों लॉक करूं? मैं तुम्हारे सामने ही तो ऐसे नहा रहा हूं। पराई औरत के सामने थोड़ी नहा रहा हो। या तुम चाहती हो कि पराई औरत के सामने ऐसे नहाऊं, तुम्हारे सामने नहीं? ये सुन पंखुड़ी के रोंगटे खड़े हो गए। उसे भी गुस्सा आया कि अयन ऐसे कैसे पराई औरत के सामने नहाने की बात कर सकता है। फिर पंखुड़ी दांत पीसते हुए घूमी और बोली, बहुत शौक है ना तुम्हें पराई औरत के सामने नहाने का, रुको मैं तुम्हारी ख्वाहिश अभी पूरा कर देती हूँ। ये बोल पंखुड़ी ने अयन के धकेलते हुए वॉल से लगा दिया। अब अयन नंगू पंगू है। इस बात पे पंखुड़ी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने फिर अयन के सीने को अपने मखमली उंगलियों से सहलाया और अयन के गले में वेट किसेस करने लगी। फिर वो अयन के होठों की तरफ झुकी और उसके होठों को किस करने लगी। अयन बस मदहोश ही हो रहा था कि पंखुड़ी झट से उससे दूर हुई और बोली, आज तुम्हें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, यही तुम्हारी सजा है। ये बोल पंखुड़ी अयन से दूर हुई और वॉशरूम से चली गई। अयन को पंखड़ी के होठों की और तलब हो रही थी। अभी उसका मन भरा ही नहीं था। उसके अंदर आग भड़क ही रही थी कि पंखुड़ी ने आग जला के उसे हवा दे के अयन को छोड़ चली गई। अयन ने नाराजगी से मुंह बना लिया और बोला, क्या जरूरत थी तुमको उसके सामने दूसरी औरत की बात करने की? ये बोल अयन मुंह बनाते हुए नहाने लगा। वो पंखड़ी को परेशान कर रहा था। उल्टा पंखुड़ी उसके सीने में आग भड़का के चली गई। दूसरी तरफ पंखड़ी रूम से बाहर आई और सीधे नीचे चली गई। उसके पापा अभी अभी फ्रेश होके नीचे आए थे। उन्होंने पंखुड़ी को देखा और कहा, उठ गई मेरा बच्चा? और अयन कहाँ है? पंखड़ी ने दिलदार जी के सीने से लगी और बोली, आप कब आए पापा? और वो अयन फ्रेश हो रहा है, मैं बस कॉफी लेने आई थी। दिलदार जी ने हाँ में सर हिलाया और सोफे पर बैठ गए। पंखुड़ी किचन में गई और सबके लिए कॉफी बनाने लगी। उसने सोचा डिनर होने तक क्यों न एक एक कॉफी ही पी ले। पंखुड़ी ने कॉफी बनाया और एक आशा जी के लिए रखा जो किचन में ही काम रही थी। एक कप अपने पापा के सामने रखा और 2 कप ट्रे में लेके अपने रूम में जा ही रही थी कि तभी मैन डोर की बेल बजी। पंखुड़ी ने कहा, मैं देखती हूँ कौन है। ये बोल पंखुड़ी ने कॉफी का कप टेबल पर रखा और दरवाज़ा ओपन करने चली गई। फिर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो सामने ही अयन का असिस्टेंट जय खड़ा था, हाथ में एक बैग लेके। जय ने पंखुड़ी के हाथ में एक बैग दिया और कहा, मैम, ये कपड़े अयन सर ने मंगवाए थे। फिर जय पंखुड़ी को गुड नाइट विश करके वहां से चला गया। पंखुड़ी दरवाज़ा बंद करके आई और दिलदार जी को बोली, पापा अयन ने कपड़े मंगवाए थे, मैं अभी देके आती हूँ। दिलदार जी ने हाँ में सर हिलाया और पंखुड़ी अयन का बैग लेके ऊपर चली गई, साथ में कॉफी का ट्रे भी ले गई। अब अयन भी वॉशरूम से निकल चुका था और उसके कमर पर एक टॉवल लपेटा हुआ था। पंखुड़ी रूम में आई और बोली, आयु, ये लो तुम्हारे कपड़े, जय देने आया था। ये बोल वो अयन के कपड़ों का बैग बेड पर रखा और अयन का कॉफी का कप कॉफी टेबल पर रख दिया। फिर अयन धीरे धीरे से पंखुड़ी के पास आया और उसके पास आते ही अपने गीले बाल पंखुड़ी के सामने ही झटक दिया, जिससे पानी की बूंदें पंखुड़ी के चेहरे पर पड़ी और उसकी आंखें बंद हो गई। फिर अयन ने पंखुड़ी को कमर से पकड़ के अपने पास खींचा और बोला, वो मैं ये सोच रहा था कि तुमने जो काम अधूरा छोड़ा था वो मैं पूरा करूं। ये सुन पंखुड़ी ने अयन को धक्का दिया और कहा, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। ये बोल के वो अपना कप उठाया और रूम से बाहर दौड़ लगा दी। ये देख अयन ने टेढ़ी स्माइल कर कहा, हम तो जान को पकड़म पकड़ाई खेलनी है, कोई बात नहीं। अगर आज तुम खुद से मुझे किस करने नहीं आई और ये नहीं बोली कि मैं तुम्हें सांसें उखड़ने तक किस करूं, तो मेरा नाम भी अयन माथुर नहीं। ये बोल अयन जल्दी जल्दी अब कपड़े पहनने लगा और थोड़ी देर बाद वो नीचे आ गया। कॉफी उसने रेडी होते होते ही पी ली थी। वही पंखुड़ी कॉफी का सिप लेते हुए अपना फोन देख रही थी।
अपना सोशल अकाउंट्स चेक कर रही थी। अयन नीचे आया और पंखुड़ी के बिल्कुल फ्रंट के सोफे पर बैठ गया। वही विराट धीरे से बेड से उठा और खिड़की के पास गया। वहां जाके उसने काली अंधेरी आसमान की तरफ देखा और कहा, शायद यही मेरी सजा है। इस नए जन्म में भी, तुम्हारे पास रहकर भी, तुम्हें दोबारा देखने के बाद भी मैं तुम्हें छू नहीं सकता, तुम्हारे पास रह नहीं सकता। आंखें तरस गई है मेरी तुम्हें देखने के लिए। शायद मेरा ये ख्वाहिश अब ख्वाहिश ही रह जाएगी, मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। मैं बस तुमसे एक आखिरी बार माफी मांगना चाहता हूँ पंखुड़ी। अपने किए की माफी, जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया ताज उन सब की माफी शब्द भी बहुत छोटा है मेरे गुनाहों के सामने। पर मैं मरने से पहले तुमसे एक आखिरी बार माफी मांगना चाहता हूँ। ये बोल इसी के साथ विराट के आंखों से कुछ आंसू की बूंदें निकल आई। फिर विराट ने कहा, और उस जैनी को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके बहकावे में आकर मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया था। उसके प्यार के जाल में मैं इतना फंस गया कि मैं तुम्हारे पापा को भी मार दिया। अब इस जेनी की उल्टी गिनती शुरू। ये बोल विराट की आंखों में गुस्से की आग दहकने लगी। आखिर हुए ये था कि पिछले जन्म में पंखुड़ी के मौत के बाद विराट और जेनी की शादी हो गई थी और जेनी से विराट को अपने प्यार के जाल में इतना अंधा कर दिया कि जेनी की मंसूबे उसे पता नहीं चली। जेनी ने सब प्रॉपर्टी विराट से ले ली, विराट से धोखे से साइन करा ली और विराट को धक्के मारकर घर से निकाल दिया और पंखुड़ी के मौत के इल्जाम में उसे जेल भिजवा दिया था। यही सब याद करते हुए अभी विराट गुस्से और नफरत से जेनी की वार्ड की तरफ जाने लगा। फिर वो हल्के से दरवाजा पुश करके देखा कि जेनी आराम से बेड पर सोई हुई है। जेनी का चेहरा भी पिला पड़ा हुआ था और उसको ड्रिप लगी हुई थी। उसके हाथ से 2 उंगलियां गायब थी। ये देख विराट ने सोचा, इसके उंगलियों को क्या हुआ। फिर उसने अपना सर झटका और कहा, बस कुछ और पल चैन से जी लो, फिर इसके बाद मैं तुम्हें नरक जैसी जिंदगी नहीं दिया तो मेरा नाम भी विराट आहूजा नहीं। ये बोल विराट वहां से मुड़ा और अपने वार्ड में आ गया। उसके हाथ में अभी भी बैंडेज लपेटा हुआ था। वही पंखुड़ी के घर में पंखुड़ी जो अपना फोन देख रही थी, तभी उसकी नजर अयन के ऊपर गई, जो पंखुड़ी को देखते हुए ही उसके लिप्स को जीभ से गोल गोल घुमा रहा था। पहले तो पंखुड़ी ने इग्नोर किया, पर अयन के बार बार ऐसा करने से उसको कुछ हो रहा था, क्योंकि अयन की ये मूव बहुत ही सेक्सी था। पंखुड़ी सिड्यूस हो रही थी। टू बी कंटिन्यूड। पंखुड़ी का परफॉर्मेंस। अब आगे। अयन पंखुड़ी के देख अपने जीभ होठों पर फिरा रहा था, जिससे उसके रेड चेरी जैसी लिप्स हल्की गीला हो रही थी और बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी, जिससे हर किसी लड़की का दिल बहक जाए। पंखुड़ी का भी यही हाल हो रहा था। अयन का मूव इतना सेक्सी था कि पंखुड़ी का गला सूखने लगा। पंखुड़ी ने दूसरी ओर देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। पंखुड़ी का मन अभी अयन के होठों को खा जाने का कर रहा था, पर अभी उसके सामने उसके पापा थे, तो वो अभी कुछ नहीं कर सकती थी। वही दिलदार जी अब अयन से एंगेजमेंट के बारे में कुछ डिस्कस करने लगे और अयन के साथ सारे इंतजाम के बारे में भी बात कर ली। कल से ही एंगेजमेंट की तैयारी होने वाली थी। एंगेजमेंट इतना धूमधाम से होने वाला था कि तैयारी में ही 1 वीक लगने वाला था। इसीलिए दिलदार जी और अयन ने डिसाइड किया कल से ही काम शुरू करवा दे। इसी बीच अयन ने कहा, बहुत गर्मी लग रही है ना अंकल। ये बोल के अयन ने अपने शर्ट के 3 बटन खोल दिए, जिससे उसका चौड़ा सीना पंखुड़ी के सामने आया और बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। पंखुड़ी की हालत और खराब होने लगी। अयन उसे कुछ ना कुछ करके उकसा ही रहा था। फिर ऐसे ही दिलदार जी और अयन ने सारी डिस्कशन कर ली और अब डिनर का टाइम भी हो गया था। आशा जी ने टेबल पर खाना लगा दिया और सबको खाने के लिए बुलाने आई। तीनों डाइनिंग टेबल पर आए और चेयर पर बैठ गए। आशा जी में खाना सर्व किया और आशा जी भी अब बैठ गई और चारों खाना खाने लगे। अयन अभी भी पंखुड़ी को छेड़ रहा था। वो ऐसे सेडक्टिवली खाना चबा रहा था कि वो बहुत हैंडसम दिख रहा था। पंखुड़ी का तो पहले से ही गला सूखा हुआ था। तभी दिलदार जी ने कहा, अयन बेटा,
अभी काफी देर हो गई है तो तुम आज यहीं रुक जाओ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। ये सुन अयन ने मुस्कुराया और स्माइल करते हुए कहा, ठीक है अंकल। फिर चारों चुपचाप खाना खाने लगे। पंखुड़ी बस कुछ ही निवाला खाई और जल्दी से वहां से उठ के चली गई, क्योंकि अयन की इंटेंस नजर वो अपने ऊपर सहन नहीं कर पा रही थी। उसको गुदगुदी हो रही थी। पंखुड़ी को यूं भागते देख अयन मुस्कुराया और खाना खाने लगा। कुछ देर बाद सबका खाना हो गया और दिलदार जी ने कहा, आशा अयन बेटा के लिए गेस्ट रूम रेडी कर देना। फिर अयन की तरफ देख बोले, अयन बेटा, मैं आज बहुत थक गया हूँ, तुम सो जाना, मैं भी अभी सोने जा रहा हूँ। ये बोल दिलदार जी वहां से चले गए। आशा जी ने कहा, अयन बेटा मैं तुम्हारे लिए रूम ठीक कर देती हूँ, तुम तब तक थोड़ा वेट कर लो। ठीक है, ये बोल आशा जी गेस्ट रूम ठीक करने के लिए चली गई। गेस्ट रूम साफ सुथरा ही था, बस बेड की बेडशीट आशा जी को बदलनी थी। वहीं अयन अब अपना फोन निकल के किसी को कॉल लगा ही रहा था कि तभी एक छोटी सी मलाई जैसी हाथ ने अयन की कलाई पकड़ ली और उसे खींचते हुए एक कोने में ले गई। अयन तो पहले चौंक गया था, पर जब उसे पता चला कि ये किसका हाथ है तो वो मुस्कुराने लगा। वहीं पंखुड़ी अयन को खींचते हुए एक कोने में लाई और अयन को देखने लगी। पंखुड़ी की नज़र बार बार अयन के लिप्स पर ही जा रही थी, क्योंकि अयन के होठ पंखुड़ी को किसी कैंडी की तरह लग रही थी, बस वो खा जाना चाहती थी। पंखुड़ी ने अयन का चेहरा पकड़ा और धीरे से अपने होठ अयन के होठों पर रख लिया। अयन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, बस पंखुड़ी जो करना चाहती थी उसे करना दिया। अयन ने जब कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो पंखुड़ी थोड़ा दूर होके अयन की आंखों में देखी। वो थोड़ा डिसअपॉइंट होने लगी। वो दूर जा ही रही थी कि अयन ने पंखुड़ी को कमर से पकड़ अपने करीब खींच लिया और स्मर्क करते हुए बोला, वैसे जान मैंने अपने आप से चैलेंज किया था कि जब तक तुम मुझसे बेग नहीं करोगी कि मैं तुम्हें किस करूं, तब तक मैंने सोचा था तुम्हें किस नहीं करूंगा। पर मैं क्या करूं, मेरा भी मन डोल रहा है। चलो, आज पहली बार के लिए अयन माथुर अपना चैलेंज भूल रहा है। ये बोल अयन पंखुड़ी के होठों को पैशनेटली किस करने लगा। पंखुड़ी का दिल जोरों से धड़क रहा था। फिर पंखुड़ी की सांसें उखड़ने लगी तो पंखुड़ी ने कहा, खबरदार अगर तुमने आज जो मेरे सामने किया वो दूसरे लड़की के सामने किया तो ये तुम्हारे लिप्स सिर्फ मेरे हैं, मैं तुम्हें किसी और के साथ इमेजिन नहीं कर सकती आयु। ये बोल वो अयन के सीने से लग गई और अयन ने भी उसे कस के अपने बाहों में भर लिया। तभी वहां आशा जी की आवाज आई जो अयन को ही बुला रही थी। अयन ने पंखुड़ी से कहा, रूम में जाओ और मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ। ये बोल अयन वहां से आशा जी के पास गया और बोला कि वो बस एक कॉल करने गया था। वहीं आशा जी भी अयन को गुड नाइट बोल अपने रूम में चली गई। पंखुड़ी जो अभी अपने रूम में आई थी और वॉशरूम से बाहर निकली ही थी कि तभी दो मजबूत बाहों ने पंखुड़ी को पीछे से जकड़ लिया और दीवार से लगा दिया। पंखुड़ी का चेहरा दीवार की तरफ था और वो लंबी लंबी सांस ले रही थी। अयन ने पंखुड़ी के बालों को साइड किया और पंखुड़ी के कान को चूमते हुए कहा, वैसे जान तुम बहुत नॉटी हो, मेरे सीने में आग जला के फिर बिना बुझाए तुम कैसे चली गई थी तब। ये सुन पंखुड़ी की सांसें भारी होने लगी। वो अयन की तरफ मुड़ी और अयन के सीने से लग गई। अयन ने फिर पंखुड़ी को गोद में उठाया और बेड पर लिटाते हुए कहा, जल्दी सो जाओ, कल से बहुत काम होने वाला है, तुम्हें सिंगिंग की प्रैक्टिस भी करनी है। याद है ना, सिर्फ 5 दिन रह गए हैं, मुझे मेरी जान को विनर होते हुए देखना है। तुम मेरा विश पूरा करोगी ना। ये सुन पंखुड़ी ने हाँ में सर हिलाया और अयन के सीने में अपना सर रखकर आंखें बंद कर ली। अयन भी पंखुड़ी के बालों को सहलाता रहा और कुछ देर बाद उसकी भी आंख लग गई। ये रात ऐसे ही बीत गई और 5 दिन यूं ही बीत गए। एंगेजमेंट की तैयारी लगभग हो गई थी और आज शाम को पंखुड़ी का परफॉर्मेंस था। शाम हो चली थी और अयन ने पंखुड़ी के लिए एक ड्रेस भी भिजवा दिया था जिसे पहनकर वो आज परफॉर्म करने वाली थी। इतने लोगों के सामने पंखुड़ी गाना गाने वाली थी तो वो थोड़ा नर्वस हो रही थी, पर जब उसने सोचा कि अयन तो उसके पास हर पल रहेगा तो उसकी घबराहट पल भर में छू मंतर हो गई। पंखुड़ी अभी रेडी हो चुकी थी। उसने आज एक ब्लैक कलर की 1 पीस पहना हुआ था जिसमें डायमंड जरा हुआ था। पंखुड़ी आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। अयन बस चाहता था कि
पंखुड़ी का जो सपना है, जो पैशन है, उसे पूरा करने में वो थोड़ा सा हेल्प कर सके। और आज उसकी चांद आसमान से उतरी हुई किसी परी से कम नहीं लग रही थी। अयन जो लिविंग रूम में ही पंखुड़ी का वेट कर रहा था, जब उसने पंखुड़ी को देखा तो अयन का मुंह खुला का खुला रह गया पंखुड़ी की खूबसूरती देखकर। पंखुड़ी स्टेयर्स की लास्ट स्टेप तक पहुंची और अयन उसके तरफ जाके अपना एक हाथ आगे बढ़ा के सर झुका के बोला, माय लेडी। ये सुन पंखुड़ी मुस्कुराने लगी और अयन के हाथ में अपना हाथ दे दी। फिर दिलदार जी वही बैठे हुए थे, वो भी आज पंखुड़ी का परफॉर्मेंस देखने जाने वाले थे। वही दिलदार जी, पंखुड़ी और अयन एक साथ इवेंट के लिए निकल गए। इवेंट शुरू हो चुकी थी और एक के बाद एक परफॉर्मेंस हो रही थी। पंखुड़ी, अयन और दिलदार जी वहां पहुंचे और तीनों एकदम रॉयल्टी से आगे बढ़ने लगे। तीनों का ऑरा ही बहुत लाजवाब था। दिलदार जी और अयन के बीच पंखुड़ी थी और पंखुड़ी के एक एक हाथ दोनों दिलदार जी और अयन पकड़े हुए थे। वो तीनों एंट्रेंस तक पहुंचे तो सबकी नजर उन पर ही टिक गई। पंखुड़ी किसी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। वो तीनों आगे आए और अपने अपने सीट पर बैठ गए। वहां परफॉर्मेंस हो रही थी और 2 परफॉर्मेंस के बाद पंखुड़ी की बारी आने वाली थी। 2 परफॉर्मेंस खत्म हो गई और अब बारी आई पंखुड़ी की। स्टेज पर पंखुड़ी का नाम अनाउंस किया गया तो अयन ने खड़े होते हुए पंखुड़ी को स्टेज की तरफ ले गया और उसे गले लगा के ऑल द बेस्ट विश किया। पंखुड़ी का दिल जोर जोर धड़क रहा था क्योंकि आज वो अपने आइडल श्रेया घोषाल के सामने गाना गाने वाली थी। स्टेज की सारी लाइट्स ऑफ हो गई और एक स्पॉटलाइट पंखुड़ी के ऊपर पड़ी। उस लाइट की रोशनी में पंखुड़ी हीरे की तरह चमक रही थी और उसने अपनी गाने की बोल स्टार्ट करी। टू बी कंटिन्यूड।